8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले की तारीफ हुई, विरोध भी हुआ। विपक्ष ने हमला बोला, प्रधानमंत्री ने अलग अलग सभाओं में इसका जवाब भी दिया, लेकिन मीडिया से कुछ नहीं बोले। पहली बार प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर विस्तार से इंटरव्यू दिया है, जिसमें नोटबंदी के फैसले और उसके नतीजे पर वो खुलकर बोले हैं। इंडिया टुडे की यही प्रति है, जिसमें राज चेंगप्पा से उन्होंने विस्तार से बातचीत की है। जितने भी सवाल उठे उन सब का जवाब दिया है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने की ये घोषणा न सिर्फ ऐतिहासिक थी, बल्कि इसका असर ऐसा धमाकेदार हुआ, उसमें इसे वित्तीय पोखरण कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इसके बाद बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गई, पुराने नोट जमा कराने के लिए, नए नोट पाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के अपने फैसले पर उठने वाले सवालों का हर मंच से जवाब दिया। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। लेकिन मीडिया से पहली बार मुखातिब हुए आपकी पसंदीदा न्यूज मैगजीन इंडिया टुडे से बात करते हुए प्रधानमंत्री से सीधा सवाल था कि क्या नोटबंदी के नतीजे से आप संतुष्ट हैं? तो प्रधानमंत्री का जवाब ये था। नोटबंदी के नतीजे के बारे में बताने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 8 नवंबर को मैंने साफ कर दिया था कि ये फैसला भ्रष्टाचार, कालाधन, नकली नोट, आतंकियों की फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली गतिविधियों पर सीधा हमला है। काला धन बाहर निकालने को मजबूर किया जा चुका है, चाहे वो किसी का हो, चाहे वो भ्रष्ट नेता हो, नौकरशाह, व्यापारी या प्रोफेशनल हो। हमारी खुफिया एजेंसियां लगातार रिपोर्ट दे रही थीं कि हमारे दुश्मनों के पास नकली नोट भारी मात्रा में हैं। वो नकली नोट तत्काल प्रभाव से बेकार हो गए। उसी तरह से आतंकियों, माओवादियों और दूसरे उग्रवादियों के पास जो नकदी थे, वो भी किसी काम के नहीं रहे। मानव तस्करी और ड्रग्स व्यापार जैसी खतरनाक और गैर कानूनी हरकतों का सफाया हो सका। जब नोटबंदी लागू की गई तो अनुमान था कि 3 लाख करोड़ रुपए का काला धन है, लेकिन कमोबेश सारे पैसे बैंकों में जमा हो गए। इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने साफ किया कि हर काले धन का बही खाता हमारे पास है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत काले धन की एक बड़े समानांतर अर्थव्यवस्था से पीड़ित है। नोटबंदी ने निश्चित तौर पर काले धन को बाहर निकालकर मुख्य धारा में लाया है। वैसे ये उम्मीद कभी नहीं थी कि काला धन हमेशा के लिए गुप्त रहेगा और बैंकिंग सिस्टम में नहीं आएगा। हमें ये पहले दिन से साफ था कि हमारी वित्तीय व्यवस्था में बड़े नोटों को आना चाहिए। हमने नोटों की वापसी के लिए बैंकिंग सिस्टम को इतना समय और विकल्प क्यों दिया? 15 दिसंबर तक पेट्रोल पंप से लेकर सरकारी भुगतानों तक पुराने नोटों को लेने की इजाजत क्यों दी? इसलिए कि सरकार का एजेंडा या उम्मीद ये कभी नहीं थी कि सिस्टम में बड़ी संख्या में नोट वापस नहीं आएंगे। दरअसल हम चाहते हैं कि पैसा और खासकर काला धन बैंकिंग सिस्टम में वापस आए। इसके कई कारण हैं। इससे 5 और 1000 के नोटों का बड़ा हिस्सा वापस आएगा, जिसके बारे में रिजर्व बैंक का अनुमान है कि उसे जमाखोरी करके रखा गया है। इन नोटों को लोगों ने सूटकेस, अलमारी या बिस्तर के नीचे छुपा रखा है, जो नियमित कारोबार वाली अर्थव्यवस्था से बाहर है। सबसे अहम बात है कि इनकी स्थायी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। जब पैसा बैंक में आता है तो इसकी गुमनामी खत्म हो जाती है। हर रुपया अपनी निशानी छोड़ जाता है। इससे खेल बदल जाता है, क्योंकि जिस काले धन का अब तक कोई पता नहीं था, अब वो किसी नाम से जुड़ जाता है। अब हम जान पाते हैं कि वो पैसा किसका है, कहां का है और कब आया। काला धन रखने वाले भले ही दूसरों के खातों में अपना पैसा डाल सकते हैं, लेकिन नकदी के पलट इनकी पहचान की जा सकती है। इस लुका छुपी के खेल में उनके पास छुपने के लिए बहुत कम दिनों का समय है, लेकिन सरकार के पास समय भी है
मैकेनिज्म भी है और सबसे अहम है वो इच्छा शक्ति जिससे उन्हें बाहर लाया जा सके। ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस निशानी के साथ किसी अपराधी की पहचान से भ्रष्टाचार के बड़े स्रोत और योजनाओं को बेनकाब किया जा सकता है। सवाल है कि प्रधानमंत्री ने इतने दूरगामी नतीजे वाले फैसले के लिए अचानक 8 नवंबर की तारीख को ही क्यों चुना? भारत में नोटबंदी की सिफारिश 1970 के दशक से ही होती रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में बनी वांचू कमेटी ने 1971 में ही 85% करेंसी की नोटबंदी की सिफारिश की थी। इनमें 10 और 100 के नोट थे। कांग्रेसी मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह से लेकर संसद में सीपीएम सांसद ज्योतिर्मय बसु तक अलग अलग राजनीतिक दलों ने इसको अमल में लाने की बात की। हमने आज जो किया है वो मोटा मोटी उसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर है। इस तरह हम लोग नोटबंदी के फैसले में 40 साल पीछे हैं। अब हम और देरी करते हैं तो समस्या और इसकी जटिलता बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये भी समझने की बात है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती तो ये फैसला नहीं किया जा सकता था। ये पूरी तरह सोच समझकर फैसला तब लिया गया जब अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी स्थिति में है कि इसमें तेजी से सुधार इसकी बुनियाद को मजबूत करेगा और इसमें उछाल लाएगा। आपको ये भी पता होगा कि दिवाली के दौरान हिंदुस्तान में आर्थिक गतिविधियां चरम पर होती हैं, जिसके बाद थोड़े समय के लिए ठहराव सा आता है। नोटबंदी के बाद होने वाले बदलाव के मद्देनजर न्यूनतम दिक्कत के लिहाज से ये समय चुना गया। नोटबंदी से जिस काले धन पर नकेल कसने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नए नोटों में काला धन नहीं बनाया जाएगा? आखिर सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी? मैं यहाँ भी अपने विरोधियों की आलोचना में विरोधाभास पाता हूँ। पहले उन्होंने तर्क दिया कि काला धन कैश के रूप में ना होकर दूसरे फॉर्म में है। अब वही लोग तर्क दे रहे हैं कि नए नोट को भी काले धन में बदला जा रहा है। मुझे खुशी है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि काले धन में कैश की एक बड़ी भूमिका है। नोटबंदी एक बारगी उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि सरकार बनाने के बाद काले धन से लड़ने के लिए उठाए गए तमाम कदमों में से ये भी एक कदम है। जैसे सरकार का पहला फैसला काले धन पर एसआईटी बनाना था। इसके अलावा विदेशी काला धन अधिनियम 2015, पैन को अनिवार्य बनाना, 2 लाख से ज्यादा कैश से खरीदारी पर 1% टीसीएस और स्विट्जरलैंड, मॉरिशस और साइप्रस जैसे देशों से टैक्स संधि इनमें शामिल है। जीएसटी को लागू करने से पहले ही नोटबंदी किया गया ताकि काले धन का स्टॉक खत्म किया जा सके। 2 साल में उठाए गए जीएसटी और डिजिटल पेमेंट जैसे कदमों से भविष्य में काले धन पर नकेल कसा जा सकता है। साफ है कि सरकार गड़बड़ झाला करने वालों को एक कड़ा और साफ संदेश दे रही है कि सुधर जाएं। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के फैसले से कैश की किल्लत हो गई। विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले बोले। इस बीच काले धन वाले धन्ना सेठ अपना पैसा सफेद करने के अलग अलग जुगत भिड़ाने लगे। उनसे निपटने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह की, इसका भी खुलासा अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने किया। नोटबंदी के 50 दिनों में नकेल काले धन वालों पर कसी गई, लेकिन दिक्कतें बैंकों और एटीएम के कतार में खड़े आम लोगों को हुई। खबर ये भी आई कि काले धन वाले भी अपना पैसा बैंक में दूसरे खाते में जमा कराने में कामयाब रहे। सरकार और रिजर्व बैंक नियम पर नियम बदलते रहे। तो सवाल है कि क्या इन दिक्कतों का अनुमान सरकार को पहले से नहीं था? नियम कानूनों में लगातार बदलाव के मद्देनजर नीति और रणनीति में फर्क को जरूर याद रखना चाहिए और इन दोनों को एक ही टोकरी में नहीं रख देना चाहिए। नोटबंदी का फैसला निस्संदेह रूप से हमारी नीति को दर्शाता है। वही हमारी रणनीति बरसों पुरानी कहावत की तरह है, तू डाल डाल मैं पात पात। हमें दुश्मनों से 2 कदम आगे जरूर होना चाहिए। 8 नवंबर को राष्ट्र के नाम संदेश में हमने साफ साफ चिन्हित किया था कि ये मजबूत ताकतों के खिलाफ लड़ाई है। जब आप ऐसी लड़ाई लड़ते हैं तो चुपचाप खड़े नहीं रह सकते ताकि दुश्मन फायदा उठा ले। अगर दुश्मन भागता है तो हम पीछा करेंगे, अगर वो अपनी रणनीति बदलते हैं तो हम भी बदलेंगे। जब भ्रष्ट धोखा देने के लिए नए रास्ते अख्तियार करते हैं तो उन पर सख्ती के लिए हम नए तरीके निकालते हैं। जब समस्याओं की पहचान हो गई तो हम तुरंत जवाब देते हैं और जरूरी कदम उठाते हैं। ये खराब अमल का परिचायक नहीं है, बल्कि दिखाता है कि बदलते हालात के साथ हम तेजी से बदले हैं। मैं जानता हूं कि बहुतों को ये पसंद आएगा अगर हम एक गाइडलाइन जारी करें और लोग उसका बेजा इस्तेमाल करते रहें।
मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए हम हर उपाय का इस्तेमाल करेंगे। इन सबके बीच सरकार का जोर लेन देन के लिए डिजिटल व्यवस्था पर है। प्रधानमंत्री से इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चिंगप्पा ने पूछा कि क्या डिजिटल पेमेंट बाजार में नकदी का विकल्प होगा। डिजिटल लेन देन की व्यवस्था को नकदी की दिक्कत के कारण थोड़े समय के लिए उठाए गए कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये मेरा मकसद नहीं है। फरवरी 2016 में कैबिनेट ने डिजिटल कारोबार को बढ़ावा देने का फैसला लिया। बीते 2 साल में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 20 करोड़ लोगों को रुपे कार्ड दिया गया है। डिजिटल कारोबार के कई फायदे हैं। ये अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित हिसाब किताब की तरफ बढ़ाता है। इससे पैसे को हैंडल करने में आसानी होती है और ये सुरक्षित भी है, खासकर छोटे कारोबारियों और सामान्य लोगों के लिए। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी और डिजिटल पेमेंट के फायदे गिनाए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये फैसला उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए उठाया गया है। इस पर पीएम मोदी का जवाब था, मुझे अपने विरोधियों, खासकर कांग्रेस की हताशा देखकर उन पर तरस आता है। एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाया है और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मुश्किलों और दिक्कतों से लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं पूर्व वित्त मंत्री वाई.बी. चौहान के निजी सचिव माधव गोडबोले की किताब अनफिनिश्ड इनिंग्स, रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि जब वाई.बी. चौहान ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से नोटबंदी के फैसले पर अपना विचार दिया कि इसे लागू किया जाना चाहिए, तो इंदिरा ने उनसे एक ही सवाल पूछा, चौहान जी, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव नहीं लड़ना है? चौहान को संदेश मिल गया और सिफारिश डाल दी गई। बीजेपी में हमारे लिए देश दल से ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ करना चाहते हैं कि नोटबंदी के फैसले के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नोटबंदी का फैसला उस वक्त लिया गया जिस वक्त देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। तो सवाल है कि नोटबंदी से होगा क्या? इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बताया कि कैसे नोटबंदी का फैसला इस देश के आर्थिक इतिहास को बदल देगा। 50 दिन आ रहे हैं और सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। नोटबंदी का ये ऐसा अपरिपक्व फैसला ले लिया जो उल्टा ही अब ये इनके लिए गले की हड्डी बन गया। लोगों की परेशानी और विपक्षी दलों के विरोध के बीच सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या सोचकर नोटबंदी पर इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चिंगप्पा के इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने विस्तार से कारण बताया। जब विशाल समानांतर अर्थव्यवस्था को मुख्यधारा में ले आया गया तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जब लोगों के बनाए बैंकिंग सिस्टम में पैसा आएगा तो बैंकों से उधार लेना आसान और सस्ता होगा। इससे कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी। जो पैसा अब तक नाहक जमाखोरी करके रखा गया था, उस पैसे को सक्रिय अर्थव्यवस्था में लाने से इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल आएगा। इससे सरकार के पास जो अतिरिक्त राजस्व आएगा, उसका इस्तेमाल सिंचाई और ग्रामीण आवास और गरीबों और जरूरतमंदों को सशक्त बनाने में हो पाएगा। जैसे भ्रष्टाचार कम हुआ और पारदर्शिता बढ़ी, कारोबार करना आसान होगा और निवेशक आएंगे। प्रधानमंत्री इतने पर नहीं रुके, बल्कि बरामद हुए काले धन के इस्तेमाल का बड़ा रोड मैप सामने रखा। आपको याद रखना होगा कि नोटबंदी का फैसला थोड़े समय के फायदे के लिए नहीं लिया गया, बल्कि लंबे समय के लिए ढांचागत बदलाव के लिए है। हमारा लक्ष्य हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में छाई काले धन की गंदगी दूर करना, अविश्वास के माहौल को खत्म करना और बनावटी दबाव को दूर करना है। इसके साथ साथ हमने उन लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ना चाहा है, जो अपना रास्ता बदलना चाहते हैं। बस उन्हें अपनी अघोषित आय का एक बड़ा हिस्सा पेनल्टी में चुकाना होगा। उनकी अघोषित संपत्ति पर 30% टैक्स पर 33% सरचार्ज, 10% का पेनल्टी और 25% रकम बगैर किसी ब्याज के सरकार के पास रहे। इससे हासिल राजस्व का इस्तेमाल गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के लिए होगा। काला धन जमा करने वालों पर तो नकेल कस दी गई, लेकिन क्या राजनीतिक दल भी अपने चंदे और पैसे का हिसाब किताब देंगे? प्रधानमंत्री से एक सवाल ये भी था
कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाएगा। ये अनिवार्य है कि हम राजनीति से काले धन को खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठाएं। मैं इसकी अपील लगातार करता आ रहा हूं। पिछले संसद सत्र के दौरान मैंने खुद इस पर जोर दिया कि राजनीतिक चंदे में समग्र सुधार वक्त की मांग है। मैंने लगातार इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि बार बार चुनावों की हमारी मौजूदा व्यवस्था न सिर्फ राजनीतिक खर्चा बढ़ाती है और इससे अर्थव्यवस्था पर चोट भी पहुंचती है, बल्कि इससे देश हमेशा चुनावी मुद्रा में ही रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं, लेकिन इनसे पहले प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में सरकार की कड़ी आलोचना की थी। प्रधानमंत्री इस पर भी बोले। ये दिलचस्प है कि आश्चर्यजनक कुप्रबंधन जैसे शब्द मनमोहन सिंह जैसे नेता की जुबान से निकला है, जो 35 साल से इस देश के आर्थिक सफर में शामिल रहे हैं। डीईए सचिव के मुख्य आर्थिक सलाहकार से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। इस दौर में ही हमारे समाज का बड़ा तबका गरीबी और अभाव में जीता आ रहा है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इतने दशकों में भी वो ये सुनिश्चित करने में कामयाब रहे कि उन पर किसी ने आश्चर्यजनक कुप्रबंधन का आरोप नहीं लगाया। उनका संगठित लूट वाला बयान उनके नेतृत्व में हुए अंतहीन घोटालों के संदर्भ में था। कोयला घोटाले से 2G और CWG घोटाले तक। दूसरी तरफ नोटबंदी भ्रष्टाचारियों की लूट को जब्त कर लेने वाला बेमिसाल कदम है। प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू उस वक्त आया है जब नोटबंदी पर उनके मांगे गए 50 दिन की मियाद पूरी हो गई। यानी आरोप प्रत्यारोप से आगे अब सवाल ये है कि इसका कितना असर लोगों पर नए साल में दिखेगा। आज तक ब्यूरो।